हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है मोशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सके और इस क्लास को पढ़ सकें। ठीक है, मोशन टॉपिक जो है एक चैप्टर भी है हमारे क्लास 9th में, बट ये जो चैप्टर है ये हमारा क्लास 9th में ही नहीं रहता है, ये हम आगे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो इट मीन्स ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वी कैन से कि ये हमारा एक बेस है साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने का। ठीक है, हमें ये पता है कि जो हमारी साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, एक हम पढ़ते हैं फिज़िक्स और थर्ड जो है वो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। केमिस्ट्री नाम से हमें पता चल रहा है कि केमिकल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यानी कि एटम्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, तो वो सब कुछ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ, जैसे मान लीजिए हम एनर्जी की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, नेचुरल फिनोमेनास की बात करते हैं, तो हम पढ़ते हैं उसके लिए फ़िज़िक्स। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, या कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो अगर हम उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ें तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप रेनबो देखते हैं, अब रेनबो दिखने के पीछे का कारण क्या है वो हमें कौन बताता है? फिज़िक्स बताता है। ठीक है, अब आती है बायो की बात, जहाँ पे आप प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सब कुछ आप कहाँ पढ़ेंगे? अपनी बायोलॉजी पे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फिज़िक्स जो क्या है, फिज़िक्स साइंस के वो ब्रांच है दैट डील्स विद द नेचुरल फिनोमेनास। ठीक है, नेचुरल फिनोमेनास पे जो सब्जेक्ट काम करता है वो हमारा होता है फिज़िक्स। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे स्टार्टिंग टॉपिक जो हमने आज लिया है मोशन। मोशन चैप्टर पे आने से पहले हम इसकी स्ट्रेटजीज़ प्लान करेंगे। स्ट्रेटजीज़ प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम चैप्टर को, ये नहीं है कि हमने बुक उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमें अपना माइंड मेकअप करना होता है कि मुझे इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं और कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोशन में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो होता है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम इसको देख लें हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, then speed, velocity, uniform, non-uniform motion, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, then equations of motion with derivation, ठीक है। लास्ट है सर्कुलर मोशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये हमारा बेसिकली 9th क्लास का पैटर्न है। ठीक है, कि 9th क्लास के चैप्टर में हमें ये टॉपिक जो हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, और यही टॉपिक आगे जाके जब आप 11th में पढ़ेंगे इसी टॉपिक को, ठीक है, डायमेंशनल चैप्टर जो आपका आता है, इसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये टॉपिक थोड़ा सा इलाबोरेट हो जाते हैं, थोड़ा सा उसका हाई लेवल हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि मोशन जो है वो एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू आई एम मूविंग। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं एयर में, इट मीन्स दे आर मूविंग। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका, ठीक है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और आपने उसको थ्रो किया, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ओके, उसके बाद अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, इट मीन्स अर्थ भी मोशन में है। ठीक है, अब इन सभी एग्जाम्पल्स के पीछे मैंने एक चीज़ आपको बोली कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है। ठीक है,
तो मोशन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? व्हेन इट चेंजेस इट्स प्लेस, इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब जहाँ पे वो था अगर वहाँ से वो अपनी पोजीशन को बदल लेता है, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड्स मैं आपको लिखती हूँ, 3 वर्ड्स लिखते हैं हम। वन इज मोशन, सेकेंड इज रेस्ट एंड थर्ड इज रिलेटिव। अब इनको पहले अलग अलग पढ़ेंगे, फिर इनको हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, मोशन के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं कि मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आई, इट मीन्स मैं मोशन में हूँ। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, कार चलती है, ये सब मोशन में है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैंने दिया, अर्थ रिवॉल्व करती है। अर्थ रिवॉल्व करती है, ये हमें पता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि अर्थ रिवॉल्व करती है, लेकिन क्या ये आपको दिखाई देती है? इट मीन्स अर्थ तो रिवॉल्व करती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो अकॉर्डिंग टू अस अर्थ जो है वो क्या है? वो रेस्ट पे है। ठीक है, अब एक ट्री है, ट्री अपनी जगह नहीं बदलता है, ट्री वहीं पे है जहाँ वो था। इट मीन्स ट्री जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, कार चल रही है, सडनली आपने ब्रेक अप्लाई किए तो कार जो है वो रुक गई है, मतलब रुकना मतलब वो रेस्ट पे है। ठीक है, चल रही थी तो मोशन में थी, रुक गई तो वो रेस्ट पे है। ठीक है, ये दो टॉपिक तो हमें मतलब वर्ड्स का तो मीनिंग समझ आ गया कि ये दोनों चीज़ें होते क्या है। अब एक वर्ड मैंने लिखा है रिलेटिव। ठीक है, और एक लाइन बोली जाती है कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूटली रेस्ट पे हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रेस्ट पे हो। मतलब इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ जो है वो मूव करती है। इट मीन्स द होल यूनिवर्स इज इन मोशन। इससे तो यही पता चलता है। लेकिन अब बात आती है रिलेटिव की। रिलेटिव होता क्या है? देखो, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने बोला कि मैं बोलती हूँ डेली हम कुछ ना कुछ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन इनका कोई मतलब होता है। मैंने आपको बोला कि जो वाटर है वो ट्रायंगुलर है, वाटर इज़ ट्रायंगुलर। क्या वाटर ट्रायंगुलर है? क्या वाटर की कोई शेप होती है? मेरे को क्या बोलना चाहिए था कि अगर मैं वाटर को किसी ऐसे बर्तन में डालूं जिसकी शेप ट्रायंगल की है तो वाटर की शेप जो है वो ट्रायंगुलर हो जाती है। इसका मतलब वाटर जो है वो किसके रिलेटिव में ट्रायंगुलर हुआ? किसके रिलेटिव में ट्रायंगुलर हुआ? जब मैं उसको ट्रायंगुलर कंटेनर में डालूंगी। ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ा कि जब मैं उसको उस पे ट्रांसफ़र करूँगी तब उसकी शेप ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, सेकंड बात देख लेते हैं। ये घर है, यहाँ पे रिलेटिव से ही समझा रही हूँ मैं आपको। एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक पर्सन यहाँ खड़ा है। अब घर यहाँ पे है, अगर इन दोनों से डायरेक्शन पूछी जाती है कि भाई आपके किस तरफ घर है, किस डायरेक्शन में आपको घर दिखाई दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इस घर की डायरेक्शन कुछ और होगी और इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस घर की डायरेक्शन कुछ और होगी। इसका मतलब ये रिलेटिव हो गया है। रिलेटिव हो गया कि दोनों के रेफरेंस में घर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। लेकिन अगर सेम पोजीशन पे दोनों होते तो क्या होता? दोनों के लिए एक ही डायरेक्शन में घर होता। अगर एक के लिए ईस्ट में है तो दूसरे के लिए वेस्ट में है। इट मीन्स ईस्ट और वेस्ट बोथ आर रिलेटिव। ठीक है, जैसे टॉप डाउन ये सब रिलेटिव होते हैं। अब इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे रिलेटिव वर्ड को, वो देखते हैं। इससे पहले एक लाइन मैं आपको बोलती हूँ कि मोशन और रेस्ट जो है वो अलग अलग नहीं है। मोशन और रेस्ट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलती हूँ तो वहाँ पे मुझे रेफरेंस देना होता है रेस्ट का। ठीक है, और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलती हूँ तो वहाँ पे मुझे रेफरेंस देना होता है मोशन का। आप देखते हैं, समझते हैं एक एग्जांपल से कैसे देना होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक ट्री है और यहाँ पे एक कार है। ठीक है, एक ड्राइवर है इसमें और पीछे जो है पैसेंजर है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पर्सन हैं। ठीक है, अब ये दोनों पर्सन आपस में बात करते हैं
कि ये बताओ कि आप अगर इस ट्री को देखते हैं तो ये ट्री क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है। अब जो दूसरा पर्सन होता है वो ये बोल देता है कि भाई ट्री जो है वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये ट्री जो है वो रेस्ट में है, मतलब इनके अकॉर्डिंग ट्री क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रेफरेंस दिया है हमने, ये बातें कर रहे हैं, ट्री के बारे में पूछा तो ये रेस्ट में मिला। अब यही आपस से बात करते तो ये पूछते हैं कि भाई जो ये जो गाड़ी मूव कर रही है, ये जो कार खड़ी है, क्या ये आपको रेस्ट में दिख रही है, मोशन में दिख रही है? कार मूव कर रही है। ठीक है, तो ये पर्सन कहता है कि द कार इज मूविंग, कार इज मूविंग, इसका मतलब मूविंग है तो मोशन में है, क्योंकि ये अपनी जगह बदल रही है। इसे बोला कि नहीं, कार पहले यहाँ थी अब यहाँ पे पहुँच गई है, इसका मतलब ये क्या है, मोशन में है। तो ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बोला ट्री रेस्ट में है, अकॉर्डिंग टू देयर एनालिसिस ट्री आपको रेस्ट में मिला एंड कार जो है वो मोशन में मिली। ठीक है, अब इस सिचुएशन को उल्टा कर देते हैं। अब ड्राइवर और पैसेंजर ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। ये पैसेंजर पूछता है ड्राइवर से कि क्या ये ट्री रेस्ट में है या मोशन में है, तो ड्राइवर कहता है नहीं, ट्री जो है वो मोशन में है, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है, पेड़ पीछे छूटता जा रहा है, उसको लगता है कि वो मोशन में है। अब बात आती है, वो पूछता है कि ये जो पर्सन है वो रेस्ट पे मोशन में है, वो उनको ही मोशन में बताता है, वही मोशन में है। ठीक है, अब पैसेंजर पूछता है ड्राइवर से कि हमारी जो कार है वो रेस्ट में है या मोशन में है। अब इसका आंसर आप सोचेंगे और आप मुझे बताएंगे कि जो पैसेंजर ड्राइवर से क्वेश्चनिंग की कि जो हमारी गाड़ी है वो रेस्ट में है या मोशन में है, कैसे? वो बोलेगा कि हमारी जो कार है वो रेस्ट में है। कार रेस्ट में क्यों बोली? क्योंकि जिस रेफरेंस से उसको पूछा गया, ट्री का रेफरेंस दिया गया, क्योंकि उसने बोल दिया कि ट्री जो है वो मोशन में है, ट्री मोशन में है, इसका मतलब क्या है कि कार उसकी रेस्ट में है। यही मैंने बोला था कि जब भी हम मोशन और रेस्ट को पढ़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। एक ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट पे दिखता है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखता है। अब अगर इनके एनालिसिस देखें, इसने बताया था ट्री रेस्ट पे है और कार मोशन में है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, ट्री मोशन में, पर्सन भी मोशन में और कार आपकी रेस्ट पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मोशन और रेस्ट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक बंदे को कोई ऑब्जेक्ट मूव करता दिख रहा है, लेकिन अगर मैं उसको किसी पॉइंट का रेफरेंस दे दूं तो वो दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। इसका मतलब क्या है कि आप मोशन को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मोशन की डिफ़ाइन आप किस तरीके से बताएंगे कि जो मोशन और रेस्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, जो सामने वाला बंदा उस चीज़ को कैसे एनालाइज करता है, मोशन और रेस्ट की स्टेट को, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर मेरे को मोशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, जब भी आपको डिफाइन लिखनी होती है इसी तरीके से लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में कब बोलेंगे, जब वो अपनी पोजीशन जो है कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ साथ चेंज करता रहे विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन और अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। कंडीशन है इस पे कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ साथ तो वो क्या होता है, आपका मोशन होता है। ठीक है, सेम आप रेस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्ट क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, जो हमने डिस्कस किया था, वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़। अब बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या क्या हैं।
फिज़िकल हमारी जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, हम उसमें कुछ 6 या 7 तरह की हम क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, जो एक हमारा मेज़र होता है कि इनकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, मास मेज़र कर सकते हैं। जो आप यूनिट्स भी यूज़ करते हैं, लाइक मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है। मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। मास के लिए हम केजी यूज़ करते हैं। तो जो मेज़रमेंट के लिए जो क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं वो हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। एंगल हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मास हो गया, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी 2 तरीके की होती हैं। एक हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी होती है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैंने मास मेज़र किया, मास मैंने लिखा 50, ठीक है, लेकिन उसको कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में हमने उसको मेज़र किया है, ठीक है। मैं सीधा सीधा चलती गई, मैंने बोला कि मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन किस डायरेक्शन में किया कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 2 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, लेकिन आई डोंट नो कि मैं किस डायरेक्शन में गई हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं इतना ट्रैवल की हूँ, ठीक है। और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गाड़ी मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधी सीधी चलती जा रही है, डायरेक्शनलेस, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे पता होती है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। मास हो गया, डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है, इस टाइप की क्वांटिटीज़ आपकी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना है, ऊपर एक एरो लगा के, ठीक है, ये और ये एरो, मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये जो लाइन मैंने खींची है मैग्नीट्यूड, और एरो जो है वो मेरी डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको समझते कैसे हैं, देखो फ़ोन में मैप सबके पास होता है, जीपीएस सिस्टम होता है। आप क्या करते हैं, फ़ोन में लोकेशन सेट कर देते हैं कि मुझे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है। तो जब आप जीपीएस को स्टार्ट करते हैं तो वो बोलता है आपको कि आपको 1 किलोमीटर ईस्ट जाना है, ईस्ट से आप राइट टर्न लेंगे, फिर आपको 0.5 किलोमीटर चलना है, फिर नॉर्थ में जाना है, कुछ इस तरीके की वो डायरेक्शन देता है। तो अब उसने क्या किया, आपको साथ साथ क्या बोला, 2 किलोमीटर और फिर राइट टर्न, फिर टर्न ले लिया, फिर उसने बोला 0.5 किलोमीटर, फिर टर्न ले लिया। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे एक डायरेक्शन है कि आपको किस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव करना है। तो इस टाइप की क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और कुछ डायरेक्शन भी होती है, वो हमारी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। अब इन्हीं क्वांटिटीज़ से रिलेटेड हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा 3rd टॉपिक था जब हमने चैप्टर को डिवाइड किया था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं क्या, ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्कूल है। घर से आपका जो डिस्टेंस पड़ता है वो 5 किलोमीटर है स्कूल तक का, ठीक है।
यहाँ से लेके आप स्कूल तक गए, सीधा सीधा चलते गए, यानी कि मान लो पैदल चले तो आप घर से स्कूल तक 5 किलोमीटर चल दिए, ठीक है। आपको दूसरा रास्ता नहीं पता है इसका, आपको ये पता है कि मेन रोड ये सीधा जाता है, ठीक है। तो मेरे को पैदल जाना है और मेरे को 5 किलोमीटर चलना है, तो आप सीधे चल दिए। ये जो आपका 5 किलोमीटर था, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चले और वहाँ पे पहुँच गए, 5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आपकी कोई दूसरी फ्रेंड है, वो आप उससे कभी मिलते हैं, आप उसको पूछते हैं कि भाई कोई दूसरा रास्ता भी है क्या स्कूल जाने का, तो वो बोलती है हाँ आप सीधा जाओ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, फिर इधर एक गली मिलेगी, है ना, और फिर इधर जब इतना सा मुड़ेगी तो यहाँ पे आपका स्कूल है। अब क्या है, यहाँ पे आप 5 किलोमीटर चले, है ना, 5 किलोमीटर चले और यहाँ पे आप इतना चले, ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर चले, फिर यहाँ पे 0.5 चले और 0.5 यहाँ चले, ठीक है। तो अब देखो 5 किलोमीटर यहाँ पे बड़ा हुआ या गलियों में से निकल के आपको छोटा रास्ता मिला, तो आप देखोगे कि गली से जब मैं गई तो मेरा डिस्टेंस जो है वो कम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक जगह जाने के आपको बहुत सारे रास्ते मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो आप सीधा सीधा जाओ, अगर आप जीपीएस में लोकेशन डालते हो तो जीपीएस आपको अलग छोटा रास्ता बताता है, ठीक है। मान लो कहीं 30 किलोमीटर डिस्टेंस होता है तो वो आपको कुछ ना कुछ कम करके ही बताता है कि सबसे छोटा रास्ता यही है और सबसे सिक्योर रास्ता भी यही है। तो जो छोटा रास्ता हो गया वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो बड़ा रास्ता आप लेते हो कि कितना टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, वो आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। मान लो आप 4 किलोमीटर इधर चलें, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, बना देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 4 किलोमीटर आप ईस्ट में चले और उसके बाद आप 3 किलोमीटर कहाँ चले गए, नॉर्थ में चल दिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछा जाए कि कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना आपने डिस्प्लेसमेंट, आपको इस पॉइंट पे पहुँचना है, ठीक है। अब या तो मेरे को देखो, ये आपका घर था और ये आपका स्कूल है ना, आप इस तरीके से गए, ये टी पॉइंट है, टी पॉइंट तक आप 4 किलोमीटर चले, यहाँ से मुड़े तो आपका स्कूल आ गया, तो ये तो हो गया आपका 7 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन छोटा रास्ता क्या होगा कि मैं क्यों ना यहीं से ये पॉइंट लूँ और एक गली सीधी जाती है और ये मेरा स्कूल है ना, क्यों ना मैं ये सीधा रास्ता ले लूँ, ये वाला। तो अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो कैसे बताएंगे आप, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना आपकी, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस लगाते हैं, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो कितना आ गया, √25, तो आ गया 5 किलोमीटर। मतलब जहाँ आप 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे वहाँ आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, सिर्फ 5 किलोमीटर, है ना। डायरेक्शन भी है आपके पास, यहाँ से सीधा यहाँ ना चली जाऊँ, इधर जाऊँगी फिर इधर मुड़ूंगी, यहाँ पे ऑटो लूँगी, ऑटो से फिर 3 किलोमीटर 5 रुपये देने, है ना। तो क्यों ना इस पॉइंट से यहाँ सीधा पहुँच जाए। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने अपनाया वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं वो आपका डिस्टेंस होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस तो हमने डिफाइन लिख दी। सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन होती है कि हम नॉर्थ में गए फिर इतना गए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फोर्थ इज डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप उल्टा ले सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपके 4 पॉइंट रेडी हैं, ठीक है। और एक आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसा भी मैंने दिया कि ये 4 था, ये 3 था, 4 ईस्ट में गया, 3 नॉर्थ में गया, तो बताओ कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस आपका 7 एंड डिस्प्लेसमेंट आपका 5, तो 5th पॉइंट आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मोशन में, जिसमें हमने पढ़ा मोशन, रेस्ट और एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड हैं।
नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद एग्जांपल्स। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ, उनका डिफरेंस, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे होगा। तो आप इस क्लास को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।